नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करें मुगल काल की। यह वीडियो विशेषतः कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो रिवाइज सिलेबस राज्य सरकार ने अभी जारी किया है, उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें और आपके सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो समय समय पर जब भी हम तैयार करें आप तक शीघ्र पहुंच जाएं। चलिए हम बात कर लेते हैं मुगल काल की। मुगल काल 1526 से लेकर 1857 तक का है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं मुगल काल का जो संस्थापक है बाबर। बाबर से मुगल काल की स्थापना होती है। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के बादशाह बनते हैं। 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे। उस युद्ध में बाबर ने जो युद्ध पद्धति अपनाई, बहुत ही विश्वसनीय युद्ध पद्धति थी जो आज तक के भारतीय जो युद्ध इतिहास में नहीं हुई थी। तो इस कारण इब्राहिम लोदी जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। बाबर कौन थी? ये फरगना के शासक थे। फरगना जो है ये अभी अफगानिस्तान से ऊपर का हिस्सा है, वहाँ के शासक थे ये। और इसके बाद में बाबर ने पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले जो शासक होते थे उनको सुल्तान बोला जाता था, यानी सल्तनत काल के अंदर सुल्तान था, उसके बाद में बादशाह बोला जाने लगा। बाबर ने 1527 में बाद में खानवा का युद्ध, उसमें राणा सांगा को हराया। इसी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भी हराया था। तो बाबर ने आते ही 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद में 71 भारत के ऊपर शासन जो है स्थापित कर लिया था। खानवा का जो युद्ध था उसमें बाबर ने जो युद्ध पद्धति अपनाई थी उसको बोला जाता है तुलगुमा पद्धति। ये ध्यान में रखें आप। और इसके बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखें। इसके बाद में जो अन्य युद्ध हुए उनमें 1528 में बाबर ने चंदेरी के मैदानी राय को हराया और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। इस तरह से बाबर पूरे समय युद्धों में ही उलझा रहा और 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के मुगल वंश की स्थापना और उसके पश्चात राज्य को विस्तार देने में बाबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बाबर की जो समाधि पहले आगरा में, बाद में इनकी इच्छा से इसको काबुल में ले जाया गया था। ठीक है, आज के समय में ये काबुल में है इनकी समाधि। बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है बाबरनामा। इसको तजु के बाबरी भी कहते हैं, ये तुर्की भाषा में है, ये आप ध्यान में रखें। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा या तजु के बाबरी, कौन सी भाषा में है? ये आपके तुर्की भाषा में है। और बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में भी अनुवादित किया था। बाबर के बाद में इसका जो पुत्र हुमायूं वो बादशाह बनता है। हुमायूं के अन्य भाई थे, उनको हुमायूं ने शासक यानी बादशाह बनने के बाद में अलग अलग प्रांतों का प्रभार सौंपा, जिनमें कामरान को काबुल और कंधार का प्रभार दे दिया, अस्करी को संभल का और इंदाल को अलवर और मेवाता, सुलेमान जो इसका चचेरा भाई था उसको बदख्वा की एरिया दे दिया। इस तरह से सभी भाइयों को बाबर ने संतुष्ट किया। हुमायूं ने सभी को संतुष्ट किया। हुमायूं की अगर उपलब्धियों की बात करें तो हुमायूं ने दिल्ली में ही दीनपना नाम का एक शहर बसाया। और हुमायूं के युद्धों में चौसा का युद्ध महत्वपूर्ण है, ये बक्सर के पास है। ये 1539 में हुआ, जिसमें हुमायूं और शेर खां का मुकाबला हुआ था, जिसको बाद में शेर शाह भी कहा गया। इसमें मुगलों की पराजय हो गई। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मुगल इतिहास में रहा। और उसके बाद में तुरंत बाद में 1 साल बाद में कन्नौज का युद्ध हुआ, ये बिलग्राम में के पास में 1540 में। ये भी हुमायूं और शेरशाह ने पहले बार चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। उस युद्ध के पश्चात यानी चौसा के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली तक शासन की जो महत्वाकांक्षा है उसको और प्रबल करने के लिए कन्नौज का जो 1540 का युद्ध किया। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है
और हार के भाग जाता है। यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार के भाग जाता है, नदी पार करके, गंगा नदी पार करके भागता है। उसको बाद में एक भिस्ती ने बचाया था, जिसको हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था, ये भी इतिहास में जाना जाता है। निर्वासन काल में जब हुमायूं वहाँ से भाग जाता है, निर्वासन काल में हमीदा बानो के साथ इसकी शादी होती है और इससे बाद में अकबर का जन्म होता है। उसके बाद में पुनः हुमायूं ने जो अपनी सत्ता जो है उसको संगठित किया, बाहर जाके छोटे छोटे एरियाओं को कब्जे में लेके, और बाद में वापस शेरशाह के ऊपर चढ़ाई करते हैं और 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं के सेनापति बैरम खां और अफगानों के सेनापति सिकंदर सूर के मध्य लड़ाई होती है। इसमें हुमायूं जीत जाता है, यानी बैरम खां जीत जाते हैं और हुमायूं पुनः दिल्ली का बादशाह बन जाता है। तो ये ध्यान रहे, 1540 से लेके 1555 तक शासन शेरशाह यानी सूर्यवंश के पास रहता है। उसके बाद में पुनः हुमायूं आ जाता है 1556 में। उसके थोड़े दिन बाद में 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपके पुस्तकालय कहाँ पर था? ये दीनपना नगर जो इसी ने बसाया था वहाँ पर है। और हुमायूं की एक खास बात आप ध्यान रखें, ये ज्योतिष में विश्वास करते थे। इसी कारण ये 7 दिन तक 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते थे, यानी बदल बदल के पहनते थे। सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, ऐसे बदल बदल के पहनते थे। और हुमायूं जो थे काफ़ी तरह के नशे भी करते थे। इनके कारण इनका जो है अन्य साहित्यों के अंदर इसका विशेष उल्लेख नहीं है, क्योंकि इन्होंने कला को, साहित्य को ज़्यादा महत्व या इसको बढ़ावा देने का कार्य नहीं किया। वैसे लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए ही ये ख़त्म हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा किसी इतिहासकार ने भी लिखा है अपने साहित्य में। इसके बाद में हुमायूं के बाद हुमायूं के साथ ही हम पढ़ लें सूर साम्राज्य को, क्योंकि हुमायूं को 1540 में यानी कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद में हुमायूं वहाँ से भाग जाता है और इस दौरान किसका शासन स्थापित हो जाता है? शेर खां का, जिसको बाद में शेरशाह भी कहा। और ये सूर्यवंश से संबंधित था, इसको शेरशाह सूरी भी कहा गया। और इसका बचपन का नाम था फरीद खां, ये ध्यान में रखें। ये कौन था? ये अफगानी शासक है और ये सासाराम जो बिहार का एरिया है वहाँ के जमींदार थे। और ये जो उपाधि है इसकी, शेरशाह शेर को मार दिया था, इसके कारण, सॉरी, ये शेर खां की जो उपाधि है, शेर को मारने के यानी एक ही झटके में इसने शेर की नाड़ जो है अलग कर दी थी और इस कारण इसको शेर खां कहा गया। और शेरशाह की उपाधि बाद में इसने धारण की थी, ये ध्यान में रखें आप। 1544 में शेरशाह का युद्ध होता है, सुमेल का युद्ध। किसके बीच में? ये शेरशाह और मालदेव, ये मारवाड़ के राजा थे, इनके बीच में। इस युद्ध की खास बात आप याद रखें, जैता और कुपा 2 मालदेव के सेनापति थे। उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक इस युद्ध में अपना परिचय दिया और इस युद्ध में मुश्किल से ही शेरशाह जीत पाए थे। और इस जीत के बाद में इन्होंने, यानी किसने? शेरशाह ने कथन कहा था, ये ध्यान में रखें, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये लाइन बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, किसने क्यों कही। तो ध्यान में रहे कि अगर बाय द वे शेरशाह हार जाते वहाँ से, तो ये हिंदुस्तान की बादशाह तो खो ही देते, क्योंकि मुश्किल से ही जीते थे। और जीत गए तो क्या मिला, क्योंकि मारवाड़ में ज़्यादा कुछ संपदाएं नहीं थी, क्या मिलता उसको? सिर्फ बाजरा, क्योंकि उस एरिया में बाजरा ही अब होता है और पहले भी होता था। तो ये आप ध्यान में रखें, कथन किसका है और किस संदर्भ में कहा गया है। शेरशाह का जो अंतिम युद्ध था 1544 में कालिंजर, और इसी युद्ध में ये आपके वहाँ किले के ऊपर जो तोप खाना होता है उसमें बारूद भर रहे थे और उस विस्फोट में 1540 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो भूमि माप से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, लगान व्यवस्था में सुधार के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लगान के लिए बहुत सी तरह की प्रणालियाँ इन्होंने स्थापित की, जिनमें आपके बटाई है, नक्श है, मुक्ताई है, कनकूत है, नकदी, बहुत जब्ती प्रणाली, बहुत सी तरह की प्रणालियाँ इन्होंने स्थापित की। ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड भी जिसको आज हम बोलते हैं, ये बनवाई इन्होंने। ये सोनारगांव बंगाल से लेकर पेशावर तक, ये पाकिस्तान, यानी जिसको आज हम नेशनल हाईवे नंबर 12 के नाम से जानते हैं,
जिसको जीटी रोड, वो रोड की स्थापना करने का श्रेय इसी को है। किसको? शेरशाह को। इसके अलावा तांबे का दाम और चांदी का रुपया, आज के समय जो रुपया चलता है उसको स्थापित करने का श्रेय जाता है शेरशाह को ही। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? ये सासाराम में है, ये ध्यान में रखें आप। इसके मकबरे की जो शैली है वो इसमें हिंदू मंदिरों का प्रभाव झलकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अकबर की। ये बीच में शेरशाह सूरी का कुछ समय तक शासन रहा था, कब से लेके 1540 से लेके 1555 तक। 1556 में किसका शासन रहता है आपके अकबर का? 1556 से लेके 1605 में अकबर कौन था? हुमायूं का पुत्र। ये हमने पहले ही बता दिया था। इनका जन्म जब वो निर्वासन काल में थे उसी समय इनका जन्म 1542 में कहाँ होता है? ये अमरकोट पाकिस्तान में, यहाँ पर इनका जन्म होता है। राज्याभिषेक इनका 1556 में कलानौर में होता है। ये छोटा सा स्थान है, वहाँ पर ही एक छोटा ईंटों का सिंहासन बनाकर इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उस समय इनकी आयु 13 वर्षीय थी और बाद में बैरम खां को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया। और ये बैरम खां वही थे जो हुमायूं के सेनापति रहे थे। अकबर के युद्धों की बात करें तो इनमें पानीपत का दूसरा युद्ध, ये नवंबर 1556 में, ठीक है। इस युद्ध में क्योंकि अकबर तो बहुत छोटे थे और उनके जो सेनापति बैरम खां या संरक्षक कहें उनके बीच में और हेमू, ये अफगान सेनापति थे, इनके बीच में हुआ। इस युद्ध में हेमू की हार होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ध्यान में रखें। हेमू वही हेमू है जिसने 22 युद्धों में जीता था और उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की। और ये मतलब हिंदू सेनापति था अफगानों का। तो इस युद्ध में हार से मुगल वंश की स्थापना सुनिश्चित हो गई थी। बाद में अगर इसमें बैरम खां हार जाते तो मुगल यहीं से समाप्त हो जाते, लेकिन इस युद्ध में हेमू की हार से मुगल वंश जो है वापस स्थापित हो गया। 1566 में बाज बहादुर से युद्ध होता है। ये इससे मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना, ये सारे एरिया जीत लेते हैं। अकबर ने मुगल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा विस्तार प्रदान किया। अकबर पूरे शासनकाल में युद्धों में ही उलझे रहे। 1570 में जो नागौर दरबार हुआ था, इसमें मारवाड़ और बीकानेर ने अधीनता स्वीकार की। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति आसफ खां और मानसिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप पराजित न भी हुए लेकिन अधीनता भी स्वीकार नहीं की। कुल मिला के ये जो मेवाड़ का सियासन जो है राजस्थान के लिए स्पेशल महत्व रखता है, क्योंकि कभी भी इन्होंने मुगलों की प्रत्यक्ष अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये ध्यान में रखें। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की। ये अंतिम अभियान था अकबर का। इसके बीच में बहुत सारे आपके अभियान रहे, जिसमें आपके खानदेश का है। इसके अलावा वहाँ पर मुगल सेना को चांद बीबी से काफ़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ये बहुत सारी चीज़ें जो है विस्तार से अगर हम समझने का प्रयास करें उसके लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद में 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद में अकबर की मृत्यु हो जाती है। शासनकाल के अंदर जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनकी बात करें तो 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई और 1581 में दीन इलाही नाम का एक अलग से धर्म चालू किया। यानी ये इस्लाम का ही भाग है, अलग से एक पंथ के रूप में ही मान सकते हैं। 1564 में अकबर ने जजिया हटाया, ठीक है, अकबर ने जजिया हटाया। इसी कारण इसको विशेष तवज्जो दी जाती है इतिहास में। अगर अन्य हिंदू राजाओं से समझौते की बात करें तो उनमें सबसे पहला जो राजपूत शासक भारमल, ये कछवा जयपुर का, ठीक है, इसने संधि की थी। ये राजपूत राजस्थान के राजपूत शासक थे, उनमें से सबसे पहला संधि करने वाला भारमल था। इसके बाद में अन्य शासकों ने भी संधि कर ली थी। और फतेहपुर सीकरी जहाँ पर इबादत खाना बना हुआ था वहाँ से काफ़ी समय तक शासन भी चला। ये 1569 से लेकर 1584 तक शासन चला, यानी राजधानी रही थी दिल्ली से हटके फतेहपुर सीकरी। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद में अकबर का जो पुत्र जहांगीर,
ये शासक बनता है। 1605 से लेके 1627 तक रहता है। बचपन का नाम इनका सलीम था, ये ध्यान में रखें, बचपन का नाम क्या था इनका, सलीम था। और ये सलीम क्यों रखा था अकबर ने, क्योंकि अकबर ने इस के लिए मन्नत मांगी थी, और इस मन्नत के लिए स्वयं अकबर पैदल चल के अजमेर के ख्वाजा के दर पे पहुंचे थे, इसके कारण इनका नाम सलीम रखा। जहांगीर के समय की मेन घटनाओं को समझें तो जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। इसके अलावा 1611 में, यानी शासक बनने से पहले की बात है, इनका विवाह किसके साथ होता है, मेहरुनिसा नाम की एक विधवा थी, उसके साथ विवाह होता है। बाद में इसका नाम नूर महल या नूर जहां भी, सिखों पे भी इसका नाम चला था उस समय। इसके अलावा इनके समय की जो अन्य उपलब्धियों में ब्रिटिश दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में मिलने आए थे, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों के साथ बात करके और अपना यहाँ कारोबार स्थापित किया। बाद में इसी वार्ता के फलस्वरूप धीरे धीरे ब्रिटिश जो व्यापारी भारत में आने लगे, और उन्होंने यहाँ पर आके और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, और वो बाद में भारत की शासन प्रणाली को हाथ में ले ली। 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जहांगीर का शासनकाल है। जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहाँ। 1627 से 1658 तक, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इनका बचपन का नाम खुर्रम है। 1612 में इनका विवाह अंजुमन बानो, बाद में इनका नाम मुमताज़ महल, इसी की याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था, इनके साथ होता है। 1628 में आगरा में राज्यारोहण, यानी 27 में बनते हैं, 28 में आगरा में इनका राज्यारोहण। 1657 में औरंगजेब ने, ये घटना आप याद रखें, औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद कर दिया और अपने सारे भाई, जिनमें दारा, मुराद, शुजा को मार के बादशाह बन गया। और उसी किले के पास में ही ताजमहल था, जिसको वो निहारते रहते थे मृत्यु तक। और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु से पहले ही, यानी 1658 तक ही राज रहता है। 1666 में मृत्यु होती है। काफ़ी समय तक इनको कैद ही रखा जाता है। किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक सबसे लंबा शासन इन्हीं का रहता है, और इस कारण इनकी जो उपलब्धियां हैं वो भी बहुत सकारात्मक हैं, बहुत सी नकारात्मक हैं। दोनों श्रेणियों को हम समझेंगे। औरंगजेब ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। अकबर के बाद में औरंगजेब ने इस क्षेत्र, यानी मुगल साम्राज्य को विस्तार देने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के ऊपर विजय का बहुत महत्वपूर्ण बेड़ा उठाया। इसमें जयसिंह को, राजा जयसिंह ये जयपुर के थे, इनको दक्कन का गवर्नर बनाया, और इनके साथ, यानी जयसिंह के साथ मिलकर औरंगजेब ने जयसिंह को लेके और पुरंदर की संधि करवाई। ये बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि शिवाजी ने अधीनता स्वीकार नहीं की, और इस शिवाजी को काबू में करने के लिए जयसिंह को भेजा। और ये संधि जो है 1665 में होती है। इसको याद रखें, नाम है इसका पुरंदर की संधि। इस संधि के फलस्वरूप बहुत सारा क्षेत्र जो है शिवाजी ने औरंगजेब को प्रदान किया, और बदले में, यानी करीबन 23 किले जो है शिवाजी ने औरंगजेब को दे दिए, यानी जयसिंह को दे दिए थे। बाद में इनको दरबार में ले जाया गया, दरबार में इनका सम्मान नहीं हुआ। ये वहाँ से चतुराई से, योजनाबद्ध रूप से, गुप्त रूप से भाग के आ गए थे। ऐसी आती है इतिहास में बातें। औरंगजेब की उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने 1679 में पुनः जजिया लगाया था, जो अकबर ने हटा दिया था। 1707 में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके समय की जो महत्वपूर्ण अन्य उपलब्धियों में, इनके समय गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के धर्मगुरु, इनकी हत्या करवाई। और 1707 में बहादुर शाह शासक बनते हैं इनकी मृत्यु के बाद में। बहादुर शाह जो है ज़्यादा
योग्य शासक नहीं थे। बहादुर शाह तख्त पे बैठने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अंदर जो है अपना पैर पसारने शुरू कर दिए थे। यानी व्यापारी आ चुके थे, शिष्टमंडल आए, और उस समय कई महिलाएं जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने बादशाह को प्रभावित किया, और इसके कारण इनका जो शासन है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना कि पहले रहा था। सिर्फ दिल्ली तक ही इनका साम्राज्य रह पाया, और बाद में इनके बाद में 1257 से 1757 तक जो शासक रहे वो तो सिर्फ नामात्र के थे। उस समय मुगल दरबार तख्त षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बन के रह गया था। कभी एक बादशाह को बनाया, कभी दूसरे को बनाया, कभी तीसरे को बनाया, ऐसे ही चलता रहा ये। और 1757 में, बाद में आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। कुल मिला के 1757 तक मुगल साम्राज्य का शासन रहता है। अब हम इस समय की, यानी मुगल समय की कुछ प्रशासनिक ढांचे की बात कर लेते हैं। मुगल प्रशासन के समय शासक को बादशाह बोला जाता था, ये हमने चर्चा कर ही ली है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो वजीर था। इसको वकील ए मुतलक भी बोलते थे। ये बादशाह के बाद में दूसरे नंबर का अधिकारी होता था। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी होता था जिसको हम बोलते थे सदर मीरे समा। ये कौन होता था? ये वित्त विभाग का मुखिया होता था। सूबा किसको बोलते थे? प्रांत को। ये अकबर के समय में 15 थे और औरंगजेब के समय 21 हो गए थे। ये सूबे के अंदर जो अधिकारी होते थे उनमें सूबेदार है, सदर काजी है, कोतवाल है, इस तरह के ये होते थे अधिकारी। और इसके अलावा आपके प्रांतीय बख्शी है, सदर काजी है, दीवान है, ये बहुत सारे अधिकारी जो होते थे सूबे में। और जिले का प्रशासन की बात करें तो हम इसमें फौजदार है, अमल गुजार, ये अमल गुजार मालगुजारी से संबंधित होता था। आमिल है, ये मुंसिफ है होता था। फौजदारी खजांची होता था। कानून गो, ये पटवारियों का अधिकारी। कानून गो और ये आमिल जैसे नाम आज भी रेवन्यू की जो शब्दावली है वहां पर आज भी चलते हैं। ये नाम कहाँ से चले थे? मुगल समय के चले हुए नाम हैं। आज भी हम पुलिस के अंदर जैसे कोतवाल शब्द सुनते हैं, तहसील में हम कानून गो शब्द सुनते हैं, ये शब्द जो है उसी समय के। सूबेदार हम सुनते ही सेना में हैं। मुगल काल की सेना की बात करें तो सेना कैसी थी? ये मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और ये मनसबदारी प्रथा कैसी थी? जात और सवार में विभक्त थी। हम जात और सवार को यहाँ विस्तार पूर्वक नहीं समझेंगे। इसको समझाने के लिए हम अन्य किसी वीडियो का सहारा लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मुगल प्रशासन को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारा मकसद था 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैटर आप तक भिजवाना। तो मेरा निवेदन है कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।